आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था मोनेरा, किंगडम मोनेरा का आर्कियोबैक्टीरिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यूबैक्टीरिया, सेकेंड जो है हमारा यूबैक्टीरिया। ठीक है, ये देखिए आर्कियोबैक्टीरिया, इसे हमने कल कवर किया था। आज हम यूबैक्टीरिया पढ़ेंगे। यूबैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, यानी ये वास्तविक बैक्टीरिया हैं, या न्यू बैक्टीरिया जो आज के आधुनिक बैक्टीरिया हैं, उनके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में हमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा हमें, क्योंकि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और उसका रिप्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन सब आपको समझाना है। तो जो मोनेरा है इसका शेप कैसा होता है, यानी जो बैक्टीरियम के आकार कैसे कैसे होते हैं, ताकि आप इनके जो नाम है उनको आराम से याद कर सको। देखो, जो वृत्ताकार सर्कुलर होता है इसको कोकस कह देते हैं। जो ऐसे लॉन्ग डंडी नुमा होता है इसको बेसिलस कहते हैं। ये कॉमा नुमा शेप है, कॉमा, इसको विब्रियो कहते हैं, विब्रियो। ठीक है, ये इस तरीके से स्पाइरल हो रखा है, इसको स्पाइरुलम कहते हैं। ये इस तरीके से एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, इसको म्यूसिलियल कहते हैं। क्लियर? अब अगर इस प्रकार से ये एक ही सर्कल है, एक सेल है, तो इसे कोकस कहेंगे। इस प्रकार से दो सेल्स हैं तो इसको डिप्लोकोकस। अगर एक चेन बनी हुई है इस गोल संरचना की, ये एक एक सेल्स हैं, एक एक सेल्स, तो इस प्रकार की संरचना को हम स्ट्रेप्टोकोकस कह देते हैं। और इस प्रकार से अगर ढेर बनाया है तो स्टेफाइलोकोकस, देखो प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी होगा डिप्लोबेसिलस, स्ट्रेप्टोबेसिलस, स्टेफाइलोबेसिलस। ठीक है, तो ये शेप्स हैं। और इसके आधार पे आप जैसे बहुत सारे नाम पढ़ोगे, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, और कॉलरा जो हैजा का जो बैक्टीरिया है, विब्रियो कॉलराई, क्योंकि वो कॉमा के शेप का होता है। इसी प्रकार बेसिलस के बहुत सारे बैक्टीरिया पढ़ोगे, तो इनके शेप के बेस पे इनको नॉमेनक्लेचर भी किया जाता है, इनको नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपके बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यूबैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको स्टडी करनी है, और जो उसको डिफ्रेंशिएट करती है किससे, यू सेल से, यूकैरियोटिक सेल से। कहने का मतलब ये है कि इसमें आप बैक्टीरिया सेल्स तो पढ़ोगे ही, साथ साथ आप प्रोकैरियोटिक सेल का भी इसमें अध्ययन कर लोगे। ठीक है, और ये छोटी छोटी बातें आप पढ़िए, नोट करिए, क्योंकि बायोलॉजी एक दिन में नहीं होती है, इसके लिए आपको धीरे धीरे बेस बनाने होते हैं। कल को आपको चाहे नीट का एग्ज़ाम देना है या कोई भी आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना है, तो ये तो बेसिक क्लियर नहीं होंगे, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया का सबसे पहले हम, सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर में इसके सेल एनवेलप को कवर करेंगे। सेल एनवेलप मतलब कोशिका का खोल। ठीक है, क्यों हम इसके खोल पर डिस्कस करेंगे, इसका खोल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जानते हो जब हमारे शरीर में जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम दवाइयाँ लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को मारने वाली दवाई को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स, इसके जो ये सेल एनवेलप है इस पर ही काम करती है। अगर इस सेल एनवेलप को ये नष्ट कर देती है तो बैक्टीरिया को ये नष्ट कर देती है। ठीक है, या हमारे मुंह में जो एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम, हमारी आँखों में एंजाइम, आँखों की जो आंसू आते हैं उसमें एंजाइम होता है, हमारे लार में एंजाइम होता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो बाहर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, उनको हमारे मुंह का जो लार है वो नष्ट कर देता है। हमारे आँखों के जो आंसू हैं उसमें भी वो नष्ट हो जाते हैं, ताकि हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश ना कर पाए। ये हमारे लिए मतलब एक बैरियर बनाए हुए हैं जो बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में प्रवेश करने से रोकते हैं। तो प्रवेश करने का मतलब क्या है कि वो इन्हें नष्ट करते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल एनवेलप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप छोटी क्लास में पढ़ते आए हो कि कोई भी सेल होती है उसके बाहर एक क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, आप इसको प्लाज्मा झिल्ली कह देते हो, कोशिका झिल्ली कह देते हो, कोशिका भित्ति कह देते हो। ठीक है, लेकिन इसे कोशिका भित्ति नहीं कहते, कोशिका भित्ति अलग होती है, जो भी डिस्कस करेंगे। ये झिल्ली है, मेम्ब्रेन है।
तो आप इसे 2 ही नाम दे सकते हो, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन। उसके बाहर ये ग्रीन कलर से सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर आप पिंक कलर देख रहे हो, ये सेल वॉल है। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, जिसकी हमने अभी बात करी, ठीक है। कोशिका भित्ति थोड़ा हार्ड होती है। उसके बाहर एक लेयर्स और होती है, मैंने ब्लू कलर से बनाई है, जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी बैक्टीरिया के सेल एनवलप में 3 लेयर्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले इनको ही डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसके अन्य जो इसमें स्ट्रक्चर है उनको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स को डिस्कस करते हैं, जो सबसे बाहरी लेयर है, देख रहे हो ब्लू कलर से सबसे बाहर की परत है। ग्लाइकोकैलिक्स के आधार पर हम बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मतलब जो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, नॉन पैथोजेनिक यानी जो हानिकारक नहीं है। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है, अगर ये टफ है, टफ मतलब टफ क्या होता है, हार्ड है, ठीक है, बहुत ही टफ है मतलब हार्ड है, तो हम इसे कैप्सूल नाम दे देते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, कैप्सूल। लेकिन अगर वो क्या है, ढीली है, लूज है, टफ नहीं है, टाइट नहीं है, ढीली है, स्लाइमी है, स्लाइम मतलब चिपचिपी सी है और पतली है, तो हम इसे स्लाइम लेयर कहते हैं। तब हम इसे क्या कह देते हैं, स्लाइम लेयर हम इसको कह देते हैं, ठीक है। अब कैप्सूल जो होती है ये टफ है, ठीक है, मोटी भी होती है, ये पॉलीसेकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। स्लाइम्स लेयर केवल पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, ये आपको याद रखना है। कैप्सूल सभी पैथोजेनिक बैक्टीरिया में उपस्थित होता है। पैथोजेनिक यानी जितने रोग फैलाने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जो बहुत ही हानिकारक हैं, जिनको थोड़ा मारना थोड़ा टफ होता है, उनमें ये पाया जाता है। तो कैप्सूल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जैसे बचाती है विभिन्न एंटीबायोटिक से या एंजाइम से, ठीक है। नेक्स्ट है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल मैंने अभी आपको बताया था कि इसके बाहर की जो लेयर है, ये सॉरी ग्लाइकोकैलिक्स से अंदर सेल वॉल है। तो सेल वॉल के आधार पे हम बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। ये कैसे बांटते हैं, 2 प्रकार से बैक्टीरिया बढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगी। अभी ग्राम ने क्या प्रयोग किया था, ग्राम एक वैज्ञानिक का नाम था, इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो उन्हीं के नाम पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, 2 प्रकार के बैक्टीरिया हम डिवाइड करते हैं। अब इन बैक्टीरिया की सेल वॉल का जो, देखिए ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं, ठीक है, इनकी सेल वॉल में थोड़ा सा अंतर होता है, और इस सेल वॉल की थोड़ी सी अंतर के कारण ही हम इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव में बांट देते हैं। अंतर ठीक है, लेकिन दोनों का मेन कंपोनेंट क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन। जैसे कल मैंने आपको आर्की बैक्टीरिया बताया था, वहाँ पे क्या होता है, म्यूरेमिक एसिड वहाँ पे पाया जाता है। ये एक अंतर है, आपको याद रखना है, वहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता है। अब पेप्टिडोग्लाइकन है क्या, ठीक है, तो ये थोड़ा आपको कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि पेप्टिडोग्लाइकन क्या है। पेप्टिडोग्लाइकन NAG और NAM का बहुलक है। NAG क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसैमीन, कैसे पढ़ते हैं इसे, एन एसिटाइल ग्लूकोसैमीन, ठीक है, एमीन पीछे से जुड़ा है। और एन एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड का ये बहुलक है, इसको म्यूरिन भी कहते हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकन का नाम क्या है, म्यूरिन। ये किससे बना है, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन और एन एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड का ये बना है, ठीक है। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को हम थोड़ा देखते हैं। देखिए ये ग्राम पॉजिटिव है, इसमें 70 to 80% पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है। वहीं ग्राम नेगेटिव में 10 to 15% पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है, ठीक है। ये देखिए आप ग्राम पॉजिटिव की लेयर देखिए, नीचे सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके बाद ही सेल वॉल है, उसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होगी। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, इट मे बी अ कैप्सूल और इट मे बी अ स्लाइमी लेयर, ठीक है। तो ये है पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर। देखिए ये जितने मैंने पिंक कलर से ऐसे स्लीपिंग लाइंस बनाई हुई हैं, लेटी हुई लाइनें, ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है।
उसके बीच में आप ये लंबी लंबी लाइन देख रहे हो, ये टीकोइक एसिड है, TEICHOIC। आप स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, स्पेलिंग ढंग से लिखिए। हिंदी में आप लिखना चाहते हैं आप लिखिए टीकोइक एसिड, इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं तो स्पेलिंग आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये टीकोइक एसिड की जो लाइन्स हैं ये इनको बॉन्ड करती हैं, इनको बांध के रखती हैं, ठीक है। वहीं आप ग्राम नेगेटिव में देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की केवल एक लेयर है, मैंने पिंक कलर से किया हुआ है, एक लेयर से बस। उसके ऊपर मैंने ऑरेंज कलर से किया हुआ है, यानी इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर कहते हैं, ठीक है। लाइपो यानी लिपो, लिपिड, लिपोपॉलीसेकेराइड, सेकेराइड कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को, तो ये लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी लेयर्स हैं। तो यहाँ किसकी सेल वॉल में दो लेयर्स हैं, एक पेप्टिडोग्लाइकन की और एक लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर है। ग्राम पॉजिटिव में बहुत सारी पेप्टिडोग्लाइकन है और बीच में टीकोइक एसिड है, तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव में ग्राम नेगेटिव में। इसकी फर्दर क्या कैसे इसको स्टेन किया गया वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी। अभी हम आगे फिर चलते हैं अपने पुराने स्ट्रक्चर पे, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर में दूसरा इम्पॉर्टेंट क्या है, ये तो मैंने आपको इसका सेल एनवेलप बताया, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो ये द्रव है इसको साइटोप्लाज्म कह देते हैं, ठीक है। इसको क्या कह देते हैं, साइटोप्लाज्म। जैसे आप जानते हो प्रत्येक सेल में, सेल के अंदर एक द्रव भरा होता है। सेल का मतलब क्या है, बाहर एक कोशिका झिल्ली है, उसके अंदर कुछ द्रव भरा हुआ है जो न द्रव है न ठोस है, वो सॉल्ट स्टेज में भी हो सकता है, जेल स्टेज में भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर एक माध्यम है, ठीक है, जो ना तो ठोस है और ना द्रव है, ठीक है। और दूसरी इसमें आप चीज़ देख रहे हो कि इसकी जो ये इसमें आप कोई भी कोशिकांग नहीं देख रहे हो, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। कोशिकांग का मतलब होता है मेम्ब्रेन से घिरी हुई संरचनाएं, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गॉल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो आपने सब पढ़ा हुआ है, किसी भी सेल के अंदर पाई जाती है। तो जब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो फिर इसमें इसका इसका जो है इसमें एनर्जी कैसे बनती होगी, आप जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखिए जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो इलेक्ट्रॉन ले जाने का काम करता है, अभी आप इतना समझिए, ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिक माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है ये मीजोजोम, दिख रहा है, ये फोल्ड हो गई है, प्लाज्मा झिल्ली अंदर फोल्ड हो गई है, ये एक मीजोजोम मैंने ये बनाया, इनको मीजोजोम कहते हैं। ये मीजोजोम सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इसमें आप ये येलो कलर के डॉट देख रहे हो, इनको हम कहते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। इसका जो बैक्टीरिया में जो राइबोसोम है उसको हम 70S कहते हैं, ठीक है। एस क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट से इसको डिनोट किया जाता है। तो राइबोसोम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया में 70S टाइप का है, यूकैरियोटिक में 80S टाइप का होता है। तो ये 70S दो सब यूनिट से बना होता है, लार्जर एंड स्मॉलर। लार्जर वाले को हम कहते हैं 50S, स्मॉलर वाले को हम कहते हैं 30S, ठीक है। अब इसके बीच में देखिए मेन चीज़ क्या है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जगह इसमें मीजोसोम है, ठीक। अब इसमें आनुवंशिक पदार्थ भी होगा ना, क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ के बिना तो फिर कोई कोशिका का महत्व ही क्या है। आनुवंशिक पदार्थ का मतलब जो इसको दो सेल्स में बांटेगी, ठीक है। तो इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही होता है, और ये डीएनए कैसा है, सर्कुलर आपको दिख रहा है। कुछ बैक्टीरिया में लीनियर डीएनए भी देखा गया है, लीनियर मतलब जो रेखा के रूप में है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो या मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कंटेन सर्कुलर डीएनए। तो एक सिंगल होता है, सिंगुलर सर्कुलर डीएनए, और इस पोर्शन को हम न्यूक्लियोइड भी कह देते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि इस जो डीएनए है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। हिस्टोन क्या होती है, जो डीएनए को बांधने का काम करती है। तो यहाँ पे हिस्टोन ना होकर नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, क्लियर। लेकिन हमने स्ट्रक्चर पढ़े, राइबोसोम, मीजोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, और इसका डीएनए जो सर्कुलर है और उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। उसके बाद आप एक ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देख रहे हो,
डीएनए या गुणसूत्र भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि डीएनए ही गुणसूत्र बनाते हैं। आपको ये बात अभी आप इसको बस याद रखिए कि डीएनए ही गुणसूत्र बनाते हैं। तो गुणसूत्र मतलब डीएनए, डीएनए मतलब गुणसूत्र। तो ये फिर एक्स्ट्रा क्यों इसमें पड़ा हुआ है? ये आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य नहीं करता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इसको हम प्लाज्मिड कह देते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जब आप 12th में जाएंगे तो जेनेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में आपके बहुत काम ये आएगा। तो इसको यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि प्लाज्मिड क्या है, कहाँ पाया जाता है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये इसका आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य नहीं करता है। ये जो है या तो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाने का काम करता है, रेजिस्टेंस देता है, या ये फर्टिलिटी में काम करता है, जनन में काम करता है। ठीक है, इसको प्लाज्मिड कह देते हैं। उसके अलावा आप इसमें ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हो, इन्हें पिली हम कह देते हैं। ठीक है, इसमें कुछ आपको स्मॉल पिली दिख रही हैं। स्मॉल पिली जो है ये फिम्बरी हैं। स्मॉल पिली जो है, पिली इनको कह देते हैं, ये छोटी पिली को फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस से जुड़ने में मदद करती है, अटैच करने में मदद करती है, कहीं पे भी चिपकने में मदद करती है। इसके बीच में आप एक लॉन्ग पिली देख रहे हो, इसको एफ पिलस या सेक्स पिलस कहते हैं। एफ पिलस या सेक्स पिलस, ठीक सुना आपने, सेक्स पिलस, क्योंकि ये इसको लैंगिक जनन में मदद करता है। लैंगिक जनन मतलब जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के सरफेस कांटेक्ट में आता है, तो इसके थ्रू, इस एफ पिलस के थ्रू ये अपने जेनेटिक मटेरियल को, इस डीएनए को उस तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन में मदद करता है, ये इसको किसी सरफेस में अटैच करने में मदद करता है। ठीक, और ये आगे आप देख रहे हो, ये फ्लैजिलम है, कसाभिका है। ये कसाभिका कुछ बैक्टीरिया में होती है, कुछ में नहीं होती है, और कुछ में एक से ज़्यादा होती हैं। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको एक जनरल व्यू दिया है बैक्टीरिया का। ठीक है, तो अभी आप इसे पढ़िए, समझिए, इससे आगे मैं आपको कल बताऊंगी। थैंक यू।